हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से बिहार दरोगा प्री के लिए आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था और बहुत जल्द आपका बिहार एसआई का जो है न्यू वैकेंसी भी आने वाला है। तो आप सभी लोग जो लोग का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और जल्दी से आप लोग जो है तैयारी को अपना और ज़्यादा अच्छा कर लें और ज़्यादा तैयारी करें। और टेस्ट जो लोग लगाते होंगे वो डेली लगाएं, कंटिन्यू रहें। इससे क्या होगा ना कि आप कंटिन्यू रहेंगे तो नंबर ज़्यादा और कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आप कंटिन्यू रहें। क्वेश्चन आपके सामने नया नया आएगा, आपका रिवीजन होगा, कभी पुराना क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कभी नया क्वेश्चन आएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता होगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो था, इसने गांधी जी को यह सावधान किया था कि जो धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था, है ना, जिसमें कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 19 जुलाई 1905 को करजन के द्वारा इसकी घोषणा होती है। 7 मई 1905 को शुरू होता है और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हो जाता है, प्रभावी होता है ना। तो इसी के लिए जो है आपको इसमें जो इस स्वदेशी आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे मद्रास से, वो थे चिदम्बरम पिल्लई। कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में कौन सा या से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ या हुए? तो इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे दिया है निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, निर्वाचन, उसके बाद नागरिकता और एक है आपात उपबंध। भारत के संविधान के जो उपबंध था उसमें आपको पता है कि हमारे संविधान को जो है अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया था, जिसमें कि निर्वाचन, नागरिकता और आपात उपबंध को लिया गया था। न्यायाधीश की नियुक्ति को बाद में लाया गया था, लेकिन पहले आपका यही हो जाएगा, आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? दिया है क्षेत्र का नाम और उसमें मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो दिया हुआ है। लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग, लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग। दंडकरनायक जूट कृषि, गलत है। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए, यही एक सही है। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए काफ़ी फेमस था, चीनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था उत्तरी बिहार में। और रायलसीमा चाय बागान, ये सब गलत है। ये लगभग जो जगह आप देख रहे हैं लद्दाख, दंडकरनायक, रायलसीमा, इसमें से लगभग जगह आपका जो है वो पर्यटन स्थल है। लद्दाख जम्मू कश्मीर जानते हैं। दंडकरनायक की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? दंडकरनायक आपका पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में। और रायलसीमा कहाँ पे है? तो रायलसीमा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में होगा शायद, मैं कन्फ्यूज हुई। अरुणाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में, आप लोग अगर रीचेक कर लेंगे इसे। ठीक है। किस युग में पैंजिया का विभाजन शुरू हो गया? तो पैंजिया का विभाजन शुरू हो गया था, ये था आपका कार्बोनीफेरस युग में। कार्बोनीफेरस युग में पैंजिया का विभाजन शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृदा लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, यह कुछ मृदाओं को अपरागम्य बना देता है, यह जो है भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। तो मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों के उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि का जल लवणी भूमि पर जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव पड़ता है कि यह कुछ मृदाओं को अपरागम्य बना देता है। क्या करता है? यह कुछ मृदाओं को अपरागम्य बना देता है। आंसर बी। कैबिनेट मिशन
7 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया। ऑप्शन है महासंघ, परिसंघ, एकात्मक शासन प्रणाली, राज्यों का संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा महासंघ पर। किस पर? महासंघ पर जो है वो विचार किया था। कैबिनेट मिशन 1946 में, मार्च 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, है ना, याद रखिएगा। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। देवों की पूजा प्रार्थना यज्ञ कर्म कांड द्वारा की जाती थी, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में लिंग पूजा भी होता था, पशुपति की पूजा की जाती थी, जो भी वहाँ पे मतलब पेड़ पौधे थे उसकी पूजा की जाती थी, है ना। मंदिर वगैरह का कोई प्रमाण नहीं था, भगवान का वहाँ पे मूर्ति कोई नहीं था ऋग्वैदिक समय में, याद रखिएगा। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता था, ये भी सत्य है। ऐसा माना जाता है कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये भी सत्य है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, गलत। मंदिर तो उस टाइम था ही नहीं, मंदिर तो गुप्त काल का देन है। गुप्त काल से ही जो आपका मंदिर भगवान ये जो आप देख रहे हैं वो सब गुप्त काल का देन है। तो आंसर डी हो जाएगा, बाकी सभी सही है। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। गांव का मुखिया, वरिष्ठ और सैनिक यानी सिविल कर्मचारी, करम प्रधान, सेना कमांडर। तो विजयनगर में अमर नायक का वर्ग जो था यह संदर्भ प्रदान करता है आपका सेना कमांडर होता था, सेना कमांडर होता था अमर नायक। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप पूछे तो वो है आपका सलसेट। सलसेट जो है ये गोवा में पड़ता है और ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है। 11 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 जो है इसके तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधित जो नियम होते हैं उसे निर्धारित करते हैं। तो आर्टिकल 221 है, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? 221 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न है आपका। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने सुझाव दिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो यह जो था आपका, यह स्टेटमेंट था किसका? प्रोफेसर लॉन्च का। प्रोफेसर लॉन्च ने जो है एक मिनट, सॉरी इसका आंसर गलत दिया हुआ है। प्रोफेसर यहाँ केंज हो जाएंगे। केंज ने यह सुझाव दिया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर सर बी दे दिए हैं, इसलिए हम रीचेक कर रहे थे कि भाई सही है या फिर गलत है। मुझे याद था बट मैं कंफ्यूज कर रही थी कि अगर सर आंसर दिए हैं तो उनका सही हो सकता है, हो जाता है थोड़ा सा। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार अधिकतम कितनी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। तो उच्च अर्थव्यवस्था वाली आय को जो निर्धारित करती है वो हो जाएगा आपका 12,055 US डॉलर जो कमाते हैं, या फिर उससे अधिक जिनका इनकम होता है वो उच्च आय वाले में आते हैं, ठीक है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार यह तय करता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, उसे कहा जाता है। देखिए इस प्रश्न को आप काफ़ी बार किए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है इसमें बाजार यह तय करता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यही मेन जो है पहचान है। नेक्स्ट है, किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। तो महबूब उल हक जो कि एक पाकिस्तानी थे, लेकिन जब ये विभाजन हुआ था तब ये बांग्लादेश के हो गए थे, है ना, इनको बांग्लादेश की नागरिकता मिल गई थी। तो ये एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, और इन्हें जो है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल हैं। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा 1900 में जो भाग लिए थे भारत की ओर से पहले खिलाड़ी, उनका नाम था आपका
नर्मन प्रिजर्ड। नर्मन प्रिजर्ड जो थे ये ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। 1900 में इन्होंने भाग लिया था। साकेत सागर किस खेल से जुड़े हैं? तो साकेत सागर जो है इनका संबंध भारोत्तोलन से है। साकेत सागर का संबंध भारोत्तोलन से। मजल फलक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मजल फलक शब्द का संबंध खो खो से है। किससे? खो खो से है। निम्न में कौन विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है? चरंका पावर प्लांट राजस्थान में है। सत्य है। तो इसका जो आंसर आपको बताना है, इसका आंसर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है। भांदला सोलर पार्क राजस्थान, यही आपका जो है सही है। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क, तो वो है आपका विश्व का सबसे बड़ा भांदला सोलर पार्क राजस्थान का जो सबसे बड़ा है। और पावागाडा सोलर पार्क कर्नाटक में है। नागरिकता का अर्थ है? तो नागरिकता का मतलब होता है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। सत्य है। लोकसभा यानी संघों की और राज्य की विधानसभा निर्वाचन के लिए मताधिकार, ये भी सत्य है। संसद और विधानसभा के सदस्य बनने का अधिकार, ये भी सत्य है। तो इसमें से आपका जो आंसर है वो तीनों सही है नागरिकता के संबंध में। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कम से कम 4 राज्य में। अगर कोई निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता चाहता है तो उसे राजनीतिक दल का कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा या से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्य पुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? वर्ण परिचय इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा था। गलत है। वर्ण परिचय के लेखक हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो केवल 2 आंसर हो जाएगा। मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? अहदी ये व्यक्तिगत घुड़सवार सिपाही थे। सत्य है। उन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था। ये भी सत्य है। उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था। ये भी सत्य है। उनका वेतन मनसबदार के समान था। गलत। उनका वेतन मनसबदार के समान नहीं था, क्योंकि ये जो था वो राजा के बहुत करीब होता था, तो ऑब्वियसली वो मनसबदार से ज़्यादा सैलरी लेता होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो भास्कर का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, भास्कर का संबंध है यहाँ असम के बर्मन राजवंश से। असम के बर्मन राजवंश से भास्कर नामक राजा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। और भास्कर का संबंध असम का बर्मन वंश से है। नेक्स्ट है सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है? तो आहार श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये देखिए, आहार श्रृंखला में सबसे पहले घास होगा। घास को कौन खाएगा? टिड्ढा खाएगा। टिड्ढा को कौन खाएगा? तो टिड्ढा को खाएगा मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? तो मेढक किसको खाएगा? सांप को खाएगा। घास टिड्ढा खाएगा, टिड्ढा मेढक खाएगा, उसके बाद मेढक को सांप खाएगा। तो 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गया। तो 4 हो जाएगा इसमें से। सामान्य रूप में फूड चेन में जो होते हैं वो 4 कड़ी होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खनिज अन्वेषण अभिकरण और उसका मुख्यालय दिया हुआ है। तो तेल व प्रकृति गैस आयोग जो है जिसको ONGC बोलते हैं, ये कहाँ पे है? तो ONGC आपका हो जाएगा, ONGC आपका हो जाएगा कहाँ पे? 1 मिनट। हाँ, तो ये है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा? 1 मिनट, गलत, सही है, 4 हो जाएगा। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आपका हो जाएगा नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। एंड राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हो जाएगा भुवनेश्वर में। आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सागौन के वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। नदी है और सहायक नदियां हैं, इसे मिलाना है। तो गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा है। महानदी का जो सहायक नदी होगा वो हो जाएगा आपका शिवनाथ, और दामोदर का हो जाएगा, दामोदर का बराकर, और कावेरी का भवानी। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 आंसर बी हो जाएगा। गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार का तात्पर्य है। तो गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी नवाचार का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ये गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है। 31 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। तो बौद्ध संघ जो था वो मठवासियों का एक संगठन था। इसमें जो धम्म के शिक्षक बने वो रहते थे, जो धम्म के शिक्षक बने उनके लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता होता है फाइटोप्लैंक्टन, और सेकेंड आपका होता है ज़्लैप्टोकैप्टन, थर्ड होता है नेक्टन, और फोर्थ होता है वैंथस। ठीक है, मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, सपोज कीजिए ये समुद्र है, और इसमें 4 बायोम, पहला बनेगा इधर, दूसरा बनेगा इधर, तीसरा और चौथा। तो सबसे ऊपर आपका फाइक्लोकैटन होगा, दूसरा आपका सेकेंड जो हो जाएगा जैप्लेकटन हो जाएगा, थर्ड आपका नेक्टन हो जाएगा, और फोर्थ आपका लास्ट सबसे नीचे होता है बेंथस। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 2032 में जो ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम दिया गया है? ये तो ओल्ड क्वेश्चन है बट कोई नहीं, A76 उसका नाम है। जो अंटार्कटिका के महाद्वीप से एक हिमखंड अलग हुआ था उसका नाम रखा गया था A76। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम हो जाएगा आपका वाइपर। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का नाम है वाइपर। निम्नलिखित में किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब देश जो है इसने अपने देश में बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। 2023 में भारत के G20 का थीम क्या था? तो G20 का थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम जो इसमें शामिल किया गया है वो है आपका, है ना, इसका मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आंकलन किया है? तो 6%। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत GDP वृद्धि दर जो है वो आंकलन किया है 6.0%। 39 है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो इसमें से देखेंगे दिया है कि नीचे जो दिए गए हैं उत्तर, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें NG केलकर को और IB सेन को, इन दोनों को चुना गया था। 2 और 4 सॉरी एक मिनट, आंसर ए हो जाएगा 39 का, 2 और 4। इसमें जो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु NC केलकर और IB सेन को जो है इसमें सहयोग हेतु चुना गया था। कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था? इम्पोर्टेंट नहीं है ये प्रश्न, ये सब प्रश्न फालतू है। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम था जेनी। 1859 को नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था। ये कथन गलत है। यह पूना और अहमदनगर में नहीं हुआ था, बल्कि ये बंगाल क्षेत्र में, जिसका नेतृत्व किए थे ईशान चंद्र पाल और शंभू पाल किए थे, है ना। यह साहूकारों मनी लेंडर्स के विरुद्ध संचालित था।
बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। सभी सत्य, आंसर एक गलत है। जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई? तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 42 का ए। जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान से प्रारंभ की गई। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है पुस्तक और उसके लेखक में? तो द साइलेंट वॉइस ऑफ मिलियंस प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी की है। कोविड-19 सभ्यता का संकट एवं समाधान, कैलाश सत्यार्थी का। तो ये आंसर भी आपका सही है। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राकेश मारिया, ये गलत है, डी गलत है। ये आपका राम बहादुर राय का है ना। भारतीय संविधान अनकही कहानी राम बहादुर राय का है, आंसर डी हो जाएगा। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और संविधान का आर्टिकल कौन सा है यूपीएससी का प्रावधान करता है? तो संविधान का आर्टिकल 315। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं इसमें से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो जाएंगे सीवी आनंद बोस। कौन हो जाएंगे? सीवी आनंद बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की जो रैंकिंग है ये 2005 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें वर्तमान में भारत का स्थान जो है 2023 में यह है आपका, इसमें भारत का स्थान है 8वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। हाल ही में हुए निम्नलिखित को सम्मिलित करें। व्यक्तित्व और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। रोहित सरदाना का संबंध किससे है? तो रोहित सरदाना का संबंध हो जाएगा पत्रकारिता से। उसके बाद जगमोहन मल्होत्रा का संबंध जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से है। पंडित देवव्रत चौधरी का संबंध हो जाएगा सितार वादक। और चंद्रा तोमर का संबंध शूटिंग से है। तो आंसर हो जाएगा 2, 2, 4, 3, 1, आंसर सी। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बाला साहब ठाकरे के नाम पर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर रखा गया है, जो महाराष्ट्र में है ना, बाला साहब ठाकरे के नाम पर। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति मार्च अप्रैल में देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो संघीय प्रणाली का लक्षण जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है, सिंपल है कि दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, प्रावधान है ना, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। परिसंघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण सही है। संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के निर्वाचन में न्यायालय का प्राधिकार है। सभी सही है, आंसर ए गलत है। कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ शुरू किया है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। सड़क दुर्घटना होने वाले मौतों को 50% तक कम करने का भारत सरकार का लक्ष्य कब तक है? तो सड़क दुर्घटना को 50% तक कम करेगा भारत सरकार। इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। कब तक? 2024 तक। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैचू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। सत्य है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र लातूर में है, जो कि 70 फीट ऊंची है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, ये भी सत्य है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये भी सत्य है, जिसको L&T कंपनी ने बनाया है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। सत्य है। और
ऊंचाई तो 369 जो है 369 फीट ऊंची है, यानी 114 मीटर की है। और यह विश्वास भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, नहीं, ये भगवान शिव की प्रतिमा है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को। कब? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाते हैं। टिपानी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला किस राज्य एवं राज्य का लोक नृत्य है? टिपानी। टिपानी जो है महिला के द्वारा किया जाता है और यह लोक नृत्य आपका गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का है। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन निम्न में से किस पर किया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 58 का आपका बी, ऑरेंज बुक पर। नीदरलैंड सरकार की जो रिपोर्ट है वो ऑरेंज बुक पर जाती है। ग्रीन बुक की बात करें तो इटली और ईरान का है, येलो बुक फ्रांस का और ब्लू बुक ब्रिटेन का। हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक दल का नाम है? हदास। हदास जो है ये आपका हो जाएगा राजनीतिक पार्टी है हदास इजराइल का। कहाँ का? इजराइल का। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष की स्थापना 1977 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 1977 याद रखिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा है कि सिंध को अरबों से विजित तो किया किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही? तो यह स्टेटमेंट जो था आपका डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रहे। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आधार के कारण नागरिकता की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। ऑप्शन नंबर डी, अवांछनीय आलोचना से जो है इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत करने चाहिए। सही है, मतलब सही बताना है आपको। विद्वान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए, ये भी सत्य है। ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूलवंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से प्रेरित न हो, ये भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कमजोर वर्ग के लोग में सुधार के विशेष प्रयास, तो ये भी सत्य है। लेकिन पूछा है कि एक ही आंसर आपको देना है, तो सबसे बेटर आंसर इसमें सी हो जाएगा। सामाजिक समानता से यह अभिप्राय है कि ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूलवंश या धर्म के कारण कोई भी हीनता नहीं हो, है ना, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के विकास मामलों के लिए निर्णय लेने वाला उच्चतम प्राधिकारों यानी अथॉरिटी है? तो वो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद का, और यह एक भारत में विकास मामलों के लिए निर्णय लेने वाला उच्चतम प्राधिकरण है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ये आपका 1871 में प्रसा और फ्रांस के बीच। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, गलत है। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस को कहा जाता है। किसको? वेनिस को कहा जाता है। ये कथन आपका गलत है। लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम है। टूला रूस है। बाकी सभी सत्य है, आंसर ए गलत हो जाएगा। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। दूसरे प्रशासनिक आयोग में नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की। और 2005 में श्री एम वीरप्पा मोइली के जो है अध्यक्षता में नेतृत्व में दूसरे प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? बर्बर मोरक्को, पहाड़ी का नाम दिया हुआ है बर्बर मोरक्को,
पहाड़ी बर्मर मोरक्को, शेमांग इंडोनेशिया, इनपुट कनाडा, बेदत्ता श्रीलंका। जनजाति है ना ये। तो इसका आंसर देखिए, इसमें से आंसर आपका हो जाएगा X69 का, वो हो जाएगा सी। सेमांग इंडोनेशिया का नहीं बल्कि मलेशिया का जो है वो ट्राइबल है ना, सेमांग। तो ये गलत हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया? तो वो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिला को जो है पंचायत चुनाव में 30% का आरक्षण दिया गया। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका रत्ना। किसका? रत्ना का। आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो भूतापीय, नाभिकीय, पवन और बायोगैस। तो इसमें देखिए जो आपका भूतापीय, पवन ऊर्जा और बायोमास, ये तीनों जो है आपका किसी न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है सूर्य से ऊर्जा का स्रोत मतलब प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में ना तो प्रत्यक्ष और ना तो अप्रत्यक्ष, बिल्कुल इसमें सौर ऊर्जा का कोई वो नहीं होता, इसलिए आंसर भी हो जाएगा। निम्न में कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो आगरा जो है उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, आगरा। अमेजॉन नदी की घाटी प्रसिद्ध है। तो अमेजॉन नदी की जो घाटी है यह प्रसिद्ध है आपका रबर उत्पादन के लिए। किसके लिए? रबर उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो सवाना प्रदेश की जो जलवायु है उसकी मुख्य विशेषता यही है कि वहाँ पे जो है निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु होती है, निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु होती है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? खर्तूम नील, न्यूयॉर्क हडसन, वर्लिन स्प्री, सिडनी सीन। सिडनी सीन ये गलत दिया हुआ, यही सुमेलित नहीं है। सिडनी की बात करें तो सिडनी आपका डार्लिंग नदी पे है, डार्लिंग नदी पे है ना। आंसर आपका डी हो जाएगा। काला विहीन कोशिका अंग है। तो काला विहीन कोशिका अंग जो हो जाएगा नन मेमोरेनियस कोशिका अंग कौन है? तो वो हो जाएगा आपका इसमें से राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। किस फल में असली यानी ट्रू और फॉल्स फलों के गुण सम्मिलित होते हैं? तो ट्रू और फॉल्स दोनों फलों के गुण सम्मिलित होते हैं काजू में। किसमें? काजू में। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण है। तो ये जल क्रांति का मतलब जलोढ़ मिट्टी के बारे में है। तो इसमें जल का जो अवशोषण होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदीनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बिल्कुल सही है। बेरिक अम्ल औषधि उद्योग और खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। सत्य है। शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी सत्य है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। गलत है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो खेसारी का दाल जो है इसे अगर लगातार सेवन करते हैं तो इससे बीमारियां होती है और जो इसमें जो है आपका लेथायरिज्म जो बीमारी है ये हो जाती है जिसे नहीं लिया जाता है और बहुत कम आपको देखने को मिलेगा इस दाल। एनाड्रोमस मछलियाँ वो होती है जो जाती है। तो एनाडोमस मछलियाँ समुद्र से ज्वारंधमुख की ओर जाती है, समुद्र से ज्वारंधमुख की ओर। लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से सकने वाला रोग कौन है? तो वो है पेलाग्रा। निकोटिनिक अम्ल की अगर लंबे समय तक कमी होता है तो पेलाग्रा रोग उससे होगा। लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? तो लसिका गांठें जो है यह संक्रमण जीवाणु को नष्ट करने में मदद करती है, संक्रमण जीवाणु को। विज्ञान के क्षेत्र में जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है वो कहलाता है। तो उसे कहा जाता है आपका साइबरनॉटिक्स। क्या कहते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में जो मानव एवं यंत्र का मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है उसको साइबरनॉटिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जो बिना पानी की जो खेती होती है उसको कहते हैं क्रायोजेनिक और डाइटेटिक्स की मतलब वो होता है जो कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके लिए आपका होता है, उसके अध्ययन को कहा जाता है डाइटेटिक्स। और क्रायोजेनिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो होता है उसके लिए है, ये कुछ इसी तरीके से होता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन टेम्परेचर इसमें जो आता है वो है।
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो प्रदोल की आवर्तकाल कम हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर झूले पर बैठ के झूल रहा है, उस पर कोई व्यक्ति खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है, क्योंकि इसलिए कम हो जाएगा कि जो उसका लार्वा होता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसीलिए। आंसर सी। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। स्थिर वैद्युत आपेक्षित होना चाहिए यहाँ पे। आपेक्षित का प्रयोग किसके नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषक। स्थिर वैद्युत आपेक्षित का प्रयोग जो है वो वायु प्रदूषक के नियंत्रण के लिए किया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिया है कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन नहीं जोड़ती है, बाकी इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर आपका हो जाएगा, नहीं, श्वसन भी हो जाएगा, लेकिन श्वसन नहीं होना चाहिए, श्वसन नहीं होना चाहिए। 3 और 4 इसका आंसर होना चाहिए, बट एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें डाउट है थोड़ा सा। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि जो है वह की जा सकती है, इसकी पुष्टि की जा सकती है प्रस्फुरन गणक से। किससे? प्रस्फुरन गणक से। ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है? तो सोडियम लैंप जो पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण ये होता है कि उसमें पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन होता है। आंसर सी। नेक्स्ट है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीरा, तो सीरा आपका हो जाएगा अल्कोहल के लिए। किसके लिए? अल्कोहल के लिए। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, निकोटीन उसके पत्ते में पाया जाता है, लेकिन जो उसका धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसलिए वो हानिकारक होता है। ठीक है। लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही जो है यह बनाई जाती है, याद रखिएगा, लाल स्याही बनाई जाती है एओसिन से। किससे? एओसिन से। अब रीजनिंग मैथ का प्रश्न है, बना लीजिएगा। 96 का आंसर बता देते हैं, बी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। 98 नंबर प्रश्न का आंसर 60% ए हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 51 बी। और 100 नंबर प्रश्न का आंसर 266, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो प्रैक्टिस सेट जो आपका था यहाँ पे 61 वो समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सेट पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए जो है स्पीडी इस महीने का जो था वो बच गया था, हम नहीं करवा पाए थे, तो उसे आप कंप्लीट करवा देंगे मास्टर वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि नीड है आप लोगों को या नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।